नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न आने वाली जो रेट एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है उसको देखते हुए 150 प्रश्न को लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्किप नहीं करना है, ज़्यादा समय ना लगे इसलिए वन लाइनर प्रश्नों को रखा गया है। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष विधि किन कक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी है? तो ये प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी होती हैं। याद रखिएगा, जो प्रत्यक्ष विधि होती हैं ये प्राथमिक कक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी होती हैं। दूसरा प्रश्न, किस विधि को सुगम पद्धति, सम्राट पद्धति, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी विधि है? तो वो है प्रत्यक्ष विधि। इसको सुगम पद्धति, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि और निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्नोत्तर विधि। चौथा प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये आगमन विधि को। याद रखिएगा, व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि आगमन विधि को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? किस पद्धति को अपनाएंगे? तो ये खेल पद्धति को। याद रखिएगा, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु खेल पद्धति को अपनाएंगे। छठा प्रश्न, कौशलात्मक उद्देश्य है। कौशलात्मक उद्देश्य क्या है? तो ये यदि गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना है, कौशलात्मक उद्देश्य। सातवां प्रश्न, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण करना चाहिए? यहाँ पर देखिए, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो ये लिखने का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिखने का आपका राइट आंसर होगा। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? तो इसमें व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाए माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का। नवा प्रश्न, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उदाहरण विधि, आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। 10वां प्रश्न, प्रस्तावना का मूल आधार होता है, तो इसका मूल क्या आधार होता है? पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना का मूल आधार पूर्व ज्ञान होता है। 11वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली पूछा गया है, तो वो है गीत व अभिनय प्रणाली। 12वां प्रश्न, अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण कर बालक शब्द लिखना एवं अभ्यास करना सीखता है। यहाँ विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, वहाँ विधि कौन सी है? तो वहाँ विधि जैकटोक विधि। यहाँ पर जैकटोक आपका राइट आंसर होगा। चलिए 13वां प्रश्न, वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि। यहाँ पर देखिए, वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि के बारे में पूछा गया है, तो यह शब्दार्थ प्रणाली आपका राइट आंसर होगा। किसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है? तो वहाँ विधि है आगमन विधि। आगमन विधि को विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, इसके पश्चात उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं? वो कौन सी विधि होगी? तो वो आगमन विधि होगी। अगला प्रश्न, कौन सी शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो है आगमन विधि। याद रखिएगा, यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन सी विधि? आगमन विधि। अगला प्रश्न, सुंदर अर्थ बताने वाले शब्द ही पद्य है। पद्य शिक्षण विधि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये आचार्य जगन्नाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न, वाचन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, 2 भेद होते हैं। वाचन के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला है सासुर वाचन और दूसरा है मौन वाचन।
गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है पूछा गया है। तो इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इसलिए गृह कार्य का मूल्यांकन आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ये किस भाषा में किया गया था और कब किया गया था और कहाँ पर किया गया था? तो ये अंग्रेजी भाषा में किया गया था 1901 में। कहाँ पर किया गया था? फ्रांस में। वह विधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं वह कहलाती है। वहाँ कौन सी विधि कहलाती है? तो वह है पर्यवेक्षक अध्ययन विधि। इसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं। कौन सी विधि में? पर्यवेक्षक अध्ययन विधि में। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। याद रखिएगा, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे आदर्श वाचन कहा जाता है। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? तो वहाँ जो विधि होगी वो सूत्र विधि होगी। यह जो विधि है ये संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई। कौन सी? सूत्र विधि। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, तो ये एक से अधिक। याद रखिएगा, दल शिक्षण में जो शिक्षकों की संख्या होती है वो एक से अधिक होती हैं। अध्यापक दैनिक पाठ योजना का किस विधि से निर्माण करता है? तो वो है इकाई विधि। याद रखिएगा, अध्यापक दैनिक पाठ योजना का इकाई विधि से निर्माण करता है। इकाई विधि कार्य करती है, तो ये पूर्ण से अंश की ओर। याद रखिएगा, जो इकाई विधि है ये पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है। इकाई विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखिएगा, जो इकाई विधि है ये समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। वहाँ कौन सा वचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? तो वो है मौन वाचन। जो मौन वाचन होगा ये गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है, तो मौन वाचन आपका राइट आंसर होगा। इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना है। यहाँ पर जो इकाई की परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो डॉक्टर माथुर के अनुसार या फिर डॉक्टर माथुर के द्वारा दी गई परिभाषा है। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है, ये किस में उपयोगी है? तो याद रखिएगा, जो भाषा संसर्ग विधि है ये व्याकरण में उपयोगी है। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो ये है डेजी मोरविन। याद रखिएगा, जो पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के प्रवर्तक होंगे वो डेजी मोरविन होंगे। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है? तो ये व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है। याद रखिएगा, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः जो अनुवाद किया जाता है वो व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, तो ये निबंध रचना में करते हैं। याद रखिएगा, देखो और लिखो जो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं ये निबंध रचना में करते हैं। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो वह स्पष्टीकरण विधि। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर स्पष्टीकरण विधि होगा। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो याद रखिएगा, कितने मिनट का समय दिया जाएगा? पुनः पाठ योजना को 12 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल कितना होता है? 36 मिनट होता है, उसमें 12 मिनट पुनः पाठ योजना में दिया जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमिक अनुदेशन की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये D.L. कुक के द्वारा दी गई परिभाषा है। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? तो ये 5 से 10 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। किस विधि को सूत्र प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है निगमन विधि। याद रखिएगा, निगमन विधि को सूत्र प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। आगमन विधि में केंद्र बिंदु होता है, तो आगमन विधि के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका छात्र होगा। छात्र आगमन विधि में केंद्र बिंदु होता है। अब निगमन विधि में याद रखिएगा, आगमन विधि में पूछे तो छात्र आपका राइट आंसर होगा और निगमन विधि में पूछे तो शिक्षक आपका राइट आंसर होगा। निगमन विधि में जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक होता है और आगमन विधि में छात्र केंद्र बिंदु होता है। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना से हमेशा बालक को पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है तो वो है ध्वनि साम्य विधि। ये एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली
विधि है। शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है तो वह सूक्ष्म शिक्षण की, किसकी व्यवस्था की जाती है? सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है शिक्षण कौशल के विकास के लिए। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है तो वो शिक्षक को, किसको मिलता है? पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ तो वो शिक्षक को मिलता है। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यहाँ विधि कौन सी है? तो यहाँ विधि समवाय विधि है। इसमें रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है। कौन सी विधि में? समवाय विधि में। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है तो वो है B.S. ब्लूम। याद रखिएगा, भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक होंगे वो B.S. ब्लूम होंगे। एक शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। यहाँ विधि कौन सी है? तो यहाँ विधि होगी हमारी अनुकरण विधि। इसमें एक शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करता है। किसमें? अनुकरण विधि में। पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर पर आधारित है। पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान। समस्या विधि निर्देशन की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका समाधान करना आवश्यक है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये उड के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा किस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं? तो वह है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि में पूर्ण करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को अध्ययन प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर एवं अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है। वहाँ विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? तो वो है निगमन विधि। ये प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और नियम से उदाहरण की ओर सिद्धांत पर कार्य करती कौन सी? निगमन विधि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ योजना के नवीन उपागम प्रस्तुत किए गए हैं। कब किए गए हैं? तो ये 1964 में किए गए हैं। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है। पाठ योजना की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये डेविस के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रोजेक्ट एक वह उद्देश्य कार्य है जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यहाँ परियोजना विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा दी गई परिभाषा है। इकाई की समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता ग्रुप प्रकट करती है। इकाई विधि की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये मॉरिसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। किस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है? तो वो है व्याकरण विधि। याद रखिएगा, इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इकाई विधि के सोपान है। आप सभी को पता होगा कि इकाई विधि के कितने सोपान होते हैं? 5। लेकिन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वाचन, ये 5 सोपान होते हैं इकाई विधि के। अगला प्रश्न, रेखी अभिक्रमिक अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये 4 भागों में बांटा जा सकता है। याद रखिएगा, रेखी अभिक्रमिक अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ 1963 में हुआ था। पर्यवेक्षक अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा पाठ व विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से ही जबकि वहां अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये बाइनिंग एवं बाइनिंग के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो सूक्ष्म शिक्षण की यहाँ परिभाषा एलन के द्वारा दी गई है।
प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। याद रखिएगा, जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें बालक अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा को सीखता है। व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि में जो द्वितीय भाषा का जो व्याकरण है वो पहले पढ़ाया जाता है। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो ये अमेरिका से हुआ था। याद रखिएगा, दलीय शिक्षण पद्धति का जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है तो ये 5 से 10 विद्यार्थी का होता है। कितना होता है? 5 से 10 विद्यार्थी का आकार होता है सूक्ष्म शिक्षण में। शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा का आकार होता है तो वो साधन के रूप में होता है। शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा का आकार साधन होता है। किस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है तो इसमें अध्यापक। याद रखिएगा, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु कौन होता है? अध्यापक होता है। आगमन विधि का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है तो यह व्याकरण में। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण विधि में किया जाता है। शिक्षण में निगमन विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। याद रखिएगा, निगमन विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के द्विकालखंड योजना में सिप्सन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाया है? तो इनके द्वारा 60 मिनट की योजना बनाया है। कितने मिनट की? 60 मिनट की। परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधरने की प्रेरणा देने वाली यहाँ उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकांकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। उपरोक्त परिभाषा किस शिक्षण पद्धति के संबंध में है? तो ये दल शिक्षण विधि के संबंध में दी गई परिभाषा है। तो दल शिक्षण विधि आपका राइट आंसर होगा। इस विधि में निर्देशन में छात्र अध्ययन करते हैं तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशन करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षक अध्ययन की यहाँ जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये क्लार्क और स्टार के द्वारा दी गई परिभाषा है पर्यवेक्षक अध्ययन की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। छात्रों को पहले क्या दिए जाते हैं? उदाहरण दिए जाते हैं। भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी है तो ये व्याकरण में, जो भाषा संसर्ग प्रणाली है ये व्याकरण में उपयोगी है। व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसने वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की है? तो ये जॉन कम्युनियस ने। याद रखिएगा, जॉन कम्युनियस ने व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की है। अगला प्रश्न, भारतीय पाठ योजना जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है उस पर प्रभाव है, किसका है? तो ये ब्रिटिश उपागम का उस पर प्रभाव है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनः निर्योजन का समय होता है। ये पुनः निर्योजन का समय कितना होता है सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत? तो वो होता है 5 से 10 मिनट का। अगला प्रश्न, सूक्ष्म अध्यापक कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये मैकलोज या अनविन के द्वारा दी गई परिभाषा है। इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यक्ति सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इकाई विधि की यहाँ परिभाषा D.L. कुक के द्वारा दी गई है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये B.F. स्किनर। याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण B.F. स्किनर मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं का अध्ययन करती है। यहाँ जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? ये थॉमस एम रिस्क के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये बिशिंग के द्वारा दी गई परिभाषा है। भाषा विज्ञान का मूल्यांकन होता है लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से। याद रखिएगा, जो भाषा विज्ञान का मूल्यांकन होता है ये लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से होता है।
बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, किसकी होगी? तो ये बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना ये बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगला प्रश्न, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। यहाँ पर देखिए भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? तो ये बोलना और लिखना, ये दोनों ही भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य बताना है भाषा शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो यह साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना और व्याकरणिक नियम सिखाना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये गहन अर्थ ग्रहण करना, ये मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यहाँ विचार किसका है? तो यहाँ विचार वाइगोत्स्की का है। इनका विचार है कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यहाँ विचार किसका है? तो यहाँ पर जो विचार दिया गया है यह चोम्स्की का विचार है। अगला प्रश्न, समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा रिक्त स्थान होता है, तो किस प्रकार का होगा? ये स्थायी। समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। यहाँ प्रायोजना विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये बेलार्ड के द्वारा दी गई परिभाषा है। किस विधि को संयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है समवाय विधि। समवाय विधि को संयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के अंतर्गत अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है? तो वो है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के अंतर्गत अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। किस विधि को अव्याकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि को अव्याकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ कराते हुए शिक्षण कराता है? तो वो है शब्दार्थ विधि से अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्थबोध विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ कराते हुए शिक्षण करवाता है। खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, तो वो है वाद विवाद प्रतियोगिताएं। याद रखिएगा, खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि वाद विवाद प्रतियोगिताएं है। कथन विधि, प्रवचन विधि, चौक तथा वार्ता विधि किस विधि को कहा जाता है? तो ये व्याख्यान विधि को। याद रखिएगा, व्याख्यान विधि को कथन विधि, प्रवचन विधि, चौक तथा वार्ता विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि में भाषा शिक्षण के उद्देश्य अभिव्यक्ति, अर्थग्रहण और सृजन शक्ति का एक साथ विकास होता है? तो वह है किंडरगार्टन विधि। इस विधि में भाषा शिक्षण के उद्देश्य अभिव्यक्ति, अर्थग्रहण और सृजन शक्ति का एक साथ विकास होता है। शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है, तो वो है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो वह है प्रोजेक्ट विधि। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? तो वह है प्रत्यक्ष विधि। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? तो व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर आपका बल होगा व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में। किस विधि से पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? तो वह है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि से पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा बेहतर विधि है, तो वो है आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की जो अपेक्षा बेहतर विधि होगी वो आगमन विधि होगी। नाट्य शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वह नाटक का मंचन। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो नाटक का मंचन होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो वो है चित्र वर्णन।
प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो है कहानी। प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करने के लिए जो सबसे किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण होगी? तो वो कौन सी होगी? कहानी होगी। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो वह कहानी पढ़कर प्रश्न बनाना। ये रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव प्राप्त करते हैं तो ये परिवार व समाज से प्राप्त करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है तो ये साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना और व्याकरण के नियम सिखाना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग किस पर हुए हैं? तो ये चिंपांजी और वानरों पर हुए हैं। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ये समृद्ध भाषिक वातावरण, ये भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का प्राथमिक रूप है तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? सांकेतिक होता है। जिस क्रिया में यहाँ पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, यहाँ क्रिया कहलाती है। तो यहाँ क्रिया निदानात्मक कार्य कहलाती है। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो ये है विषय का अभ्यास। याद रखिएगा, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि विषय का अभ्यास है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि, यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि पूछा गया है तो व्याख्या प्रणाली आपका राइट आंसर होगा। मारिया मॉन्टेसरी है, ये कहाँ की है? तो ये इटली की है। एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे मारिया मॉन्टेसरी, याद रखिएगा। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है तो इसका प्रमुख उद्देश्य होता है बालकों का मनोरंजन करना। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालकों का मनोरंजन करना है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यह कक्षा अभिनय विधि। याद रखिएगा, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कक्षा अभिनय विधि होगी। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? तो ये मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा किया गया है। डाल्टन या फिर योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है माध्यमिक स्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है डाल्टन या फिर योजना शिक्षण पद्धति। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है तो ये भाषा के शब्द प्रयोग के लिए व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है। यहाँ प्रायोजना विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये स्टीवेसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है? तो ये है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर अभिक्रमिक अनुदेशन शिक्षण विधि के प्रणेता है। किस विधि में व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो वो है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। साहचर्य विधि में भाषा की इकाई माना है तो वो है शब्द को। साहचर्य विधि में भाषा की इकाई शब्द को माना है। रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है तो यह है प्राथमिक स्तर पर। रसास्वादन विधि का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक उपयोग प्राथमिक स्तर पर है। प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है तो वह है सूत्र विधि। सूत्र विधि प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। देखो और कहो विधि को हम क्या कहते हैं? तो इसे सहचर्य विधि कहते हैं। याद रखिएगा, देखो और कहो विधि को हम सहचर्य विधि कहते हैं। देखो और कहो विधि वाचन शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? तो यह है विश्लेषणात्मक विधि। देखो और कहो विधि वाचन शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आती है। किस विधि में सर्वप्रथम शब्दों और वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है? तो वो है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में सर्वप्रथम शब्दों और वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है। किस विधि में एक जैसे शब्दों की ध्वनियों के शिक्षण पर बल दिया जाता है? तो वो है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि में एक जैसे शब्दों की ध्वनियों के शिक्षण पर बल दिया जाता है। कुछ विद्वान ध्वनि वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, वहाँ विधि कौन सी है? तो वो है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि को कुछ विद्वान ध्वनि वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। किस विधि में
शिक्षण द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है तो वो है वाचन विधि। वाचन विधि में शिक्षण द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। वाचन विधि का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये वाचन विधि का जो प्रारंभ हुआ है वो अमेरिका से हुआ है। त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है तो ये वाचन विधि में, याद रखिएगा, त्वरित गति से पढ़ने का जो अभ्यास करवाया जाता है वो वाचन विधि में करवाया जाता है। रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण किस विधि के भेद हैं? तो ये लेखन अनुकरण विधि के, याद रखिएगा, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण ये लेखन अनुकरण विधि के भेद हैं। अनुकरणात्मक विधि के प्रकार है, तो यहाँ पर अनुकरणात्मक विधि के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2। पहला है उच्चारण अनुकरण विधि और दूसरा है रचना अनुकरण विधि। मापन किया जाता है, तो मापन वार्षिक परीक्षा में किया जाता है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप से ज्ञान प्रदान करती है। किसके अनुसार? तो ये NCERT के अनुसार। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो ये जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जब तक चलती रहनी चाहिए। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। ये निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। मारिया मॉन्टेसरी विधि कितने वर्षों के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है? तो ये 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी विधि में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? कर्मेंद्रीय शिक्षण, ज्ञानेंद्रीय शिक्षण, भाषा और गणित, ये 4 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न, विभक्त इकाई में मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें प्रमुख विशेषता है प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन। अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है, तो वो है खेल विधि। याद रखिएगा, खेल विधि सर्वाधिक उपयोगी विधि है। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिसे पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वहाँ है, तो वो है मौखिक भाषा। एक बार फिर दोहरा देते हैं प्रश्न को। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष को शिक्षण किया जा सकता है वह मौखिक भाषा है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि 150 प्रश्न की बात हुई थी, तो ये अंतिम प्रश्न है, रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। पद्य शिक्षण विधि की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो यहीं पर आज हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित जो 150 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।